This is part B of lecture Award and Settlement under Industrial Dispute Act 1947. Next method of settlement is grievance procedures. मत शिकायत के प्रोसीजर वो. Grievance procedure is another method of resolving disputes. All labor agreements contain some form of grievance procedures, and if the procedure is followed strictly, any dispute can easily be resolved. Okay. जितने भी लेबर के एग्रीमेंट होते हैं सब में जो लेबर के जो शिकायतें आएंगी फ्यूचर में जो होती शिकायतें उसको किस तरीके से सॉल्व करना है इसके बारे में लिखा हुआ होता है. अगर उस सारे प्रोसीजर को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए तो किसी भी डिस्प्यूट को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है. इन द meanwhile, a grievance may be understood as an employee's dissatisfaction or feeling of personal injustice relating to his or her employment relationship. तो अब ग्रीवांस को हम लोग मेन वाइल में ये समझ सकते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय का डिससेटिस्फैक्शन है, वो असंतुष्ट है या फिर वो फील करता है कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय का ग्रीवांस, शिकायत. इट इज़ यूजुअली restricted to violation of the terms and conditions of employment. तो ये तो यूजुअली रिस्ट्रिक्ट है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन है उसको कोई वायोलेट नहीं करेगा, और ना ही एम्प्लॉय और ना ही एम्प्लॉई. अदर कंडीशंस विच मे गिव राइज टू आ ग्रीवांसेस आर. ये जो टर्म एंड कंडीशंस थे उनके वायोलेशन के अलावा और जो कुछ कंडीशन है जो कि एम्प्लॉय को शिकायत का मौका देते हैं वो सब ये बता रहा है. नंबर फर्स्ट, वायोलेशन ऑफ लॉ, किसी भी कानून का उल्लंघन. सेकंड, वायोलेशन ऑफ द इंटेंट ऑफ द पार्टीज एज स्टिपुलेटेड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन. तो जब भी वायोलेशन होगा उनका इंटेंट मतलब उनका जो उद्देश्य है किसी भी एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर का, वायोलेशन ऑफ द इंटेंट ऑफ द पार्टीज, तो पार्टीज़ के जो उद्देश्य हैं अगर उनका वायोलेशन होता है एज स्टिपुलेटेड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, जिसको कि जब कॉन्ट्रैक्ट का नेगोशिएशन हो रहा था उस वक्त अच्छे तरीके से उल्लेख कर दिया गया हो. बस दोनों पार्टीज़ का, जैसे वर्कर हो चाहे एम्प्लॉयर हो, वो दोनों अपना उद्देश्य एक तरह से एक दूसरे को बता देते हैं. तो जो उद्देश्य, मान लिया कंपनी का जो उद्देश्य अगर उसका वायोलेशन हो तो डिस्प्यूट हो जाएगा, और अगर वर्कर्स का जो टर्म कंडीशन था उसमें से उसके जो उद्देश्य अगर वो पूरा हो, जैसे मान लिया कि उसको पैसा कमाना है तो सैलरी उसको अगर पसंद आ गया तो उसका उद्देश्य पूरा हो रहा था, अब सैलरी में कुछ कटौती हो जाए तो फिर डिस्प्यूट हो जाएगा. थर्ड, वायोलेशन ऑफ कंपनी रूल, कंपनी के रूल में अगर वायोलेशन हो उसका उल्लंघन हो. फोर्थ, अ चेंज इन वर्किंग कंडीशंस और पास्ट कंपनी प्रैक्टिस एक्सेट्रा. अब वर्किंग कंडीशन फिर कंपनी का पुराना तरीका था अगर उसमें चेंज हो तब होता है वायोलेशन, तब हो जाती एम्प्लॉय का ग्रीवांस, शिकायत हो जाता है. 5, वायोलेशन ऑफ हेल्थ एंड और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, अगर हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड उसका उल्लंघन हो तब ये हो जाएगा. When an employee believes that the labor agreement has been violated, तो जब एक एम्प्लॉय को विश्वास होता है कि उसका जो लेबर एग्रीमेंट है अगर उसका उल्लंघन हुआ है, he or she files a grievance, तब वो शिकायत दर्ज करा सकता है. The grievance needs to be resolved according to a set procedure. अब जो भी शिकायत है उसका जो सॉल्यूशन होगा, जो उसकी शिकायत को सॉल्व करने के लिए जो प्रोसीजर सेट है उसी के अकॉर्डिंग होगा. ग्रीवांस प्रोसीजर्स जनरली इस्टेब्लिश द फॉलोइंग. अब ग्रीवांस का जो प्रोसीजर है उसमें सब है. हाउ द ग्रीवांस विल बी इनिशिएटेड, कि किस तरीके से किसी ग्रीवांस को शुरू किया जाएगा. द नंबर ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में टोटल कितने स्टेप्स रहेंगे. थर्ड, हु विल रिप्रेजेंट ईच पार्टी, अब दोनों पार्टी को कौन रिप्रेजेंट करेगा. जैसे वर्कर्स को अगर मान लिया उनका जो यूनियन का लीडर है वो रिप्रेजेंट करें. फोर्थ, द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ वर्किंग डेज विदिन विच द ग्रीवांस मस्ट बी टेकन टू द नेक्स्ट स्टेप इन द हियरिंग. तो अब वो मतलब बता देना है कि जो भी शिकायत है उसका हियरिंग, सुनवाई
कितने वर्किंग दिनों के भीतर, जैसे मान लिया अगर बोले कि शिकायत का निपटारा 60 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। देयर मे बी वेरिएशंस इन द प्रोसीजर्स फॉलोड फॉर रिजॉल्विंग एम्प्लॉय ग्रीवांसेस। अब एम्प्लॉय ग्रीवांसेस के रिजॉल्व करने के लिए, उनको शिकायत को निपटारा करने के लिए जो प्रोसीजर अपनाया जाता है उसमें अंतर हो भी सकते हैं अलग अलग जगह पे। वेरिएशंस में रिजल्ट फ्रॉम सच फैक्टर्स एज, अब वेरिएशन जो है इन फैक्टर कारण हो सकता है एज ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर हो सकता है, और डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स, और साइज ऑफ द प्लांट और द कंपनी। तो प्लांट का साइज हो, कंपनी का साइज हो, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर हो, ऑर्गेनाइजेशन कुछ कारण हो जिसके कारण जो शिकायत को निपटारा करने का तरीका है उसमें विभिन्नता पाई जा सकती है। लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस डू टेंड टू हैव मोर फॉर्मल प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग अ सक्सेशन ऑफ स्टेप्स। अब जो बड़ी संस्था होती है वो कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल प्रोसीजर को फॉलो करती है। सम जनरल प्रिंसिपल्स विच शुड गाइड एनी प्रोसीजर आर, तो कुछ यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल हैं जो कि गाइड करते हैं किसी प्रोसीजर को। फर्स्ट है ग्रीवांस मस्ट बी एड्रेस्ड प्रॉम्प्टली, तो जो शिकायत है उसको अच्छे तरीके से समझाया गया, बताया गया हो। सेकंड, प्रोसीजर्स एंड फॉर्म्स एयरिंग ग्रीवांसेस मस्ट बी easy to utilize and well understood by employees and their supervisors। तो जो ग्रीवांस का जो प्रोसीजर फॉर्म्स है वो ईजी होना चाहिए यूटिलाइज करने में, और वो सब वेल अंडरस्टूड होने चाहिए सारे एम्प्लॉयज़ और उसके सुपरवाइज़र के लिए। मान लिया जो भी प्रोसीजर है, मान लिया किसी को शिकायत है कि शिकायत दर्ज करना है, तो हो सकता है उसके ऊपर फॉर्मेट होगा, इस फॉर्मेट को, इस फॉर्म को भर करके दीजिए, तो उसमें जो कुछ भी जानकारियाँ भरने को हो वो ईजी हो यूटिलाइज़ करने के लिए, और वो सारी जानकारियाँ जो मांगी गई हैं या फिर जो स्टेप्स हैं वो सब वेल अंडरस्टूड होना चाहिए। मतलब वो सारा सब जितने भी इन्फॉर्मेशन है, सारे स्टेप्स सारे एम्प्लॉयज़ को और सुपरवाइज़र को समझ में आना चाहिए कि जो ग्रीवांस के मान लिया अगर 7 स्टेप्स है तो सारे के सारे स्टेप्स सबको क्लियर होना चाहिए, इस स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में क्या होगा। थर्ड है ईगो क्लैशेस शुड नॉट बी अलाउड टू इम्पीड द रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। अब ईगो क्लैश वो अलाउड नहीं है, जो ईगो क्लॉज है वो अलाउ नहीं है किसी भी रिजोल्यूशन को अटकाने के लिए। मस्ट नॉट बी अलाउड टू इम्पीड, मतलब अटकाना नहीं मामला। जैसे कि मैनेजर बोले कि नहीं ये एम्प्लॉय के शिकायत कर दिया तो मेरे ईगो को हर्ट कर रहा है तो इसके मामला को अटका दो, तो ये सब अलाउ नहीं है। फोर्थ, अकरेंस ऑफ सिमिलर ग्रीवांसेस मस्ट बी अवॉइडेड। तो इसमें बताया कि एक ही शिकायत को बार बार करना उसको अवॉइड करना चाहिए। फोर्थ वे है आर्बिट्रेशन, मतलब पंच निर्णय। आर्बिट्रेशन इज अ प्रोसीजर इन विच अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी स्टडीज द बार्गेनिंग सिचुएशन। तो ये वो प्रोसीजर है जिसमें कि एक थर्ड पार्टी जो न्यूट्रल होगा, जिसको दोनों पक्षों से कोई लेना देना नहीं है, वो स्टडी करेगा बार्गेनिंग सिचुएशंस का, लिसन्स टू बोथ द पार्टीज एंड गैदर्स इंफॉर्मेशन, दोनों पक्षों को सुनेगा और जानकारी इकट्ठा करेगा, एंड देन मेक्स रिकमेंडेशंस दैट आर बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। उसके बाद वो कुछ रिकमेंडेशन देगा जो कि दोनों पार्टी को बाध्य करेगा। आर्बिट्रेशन इज इफेक्टिव एज अ मीन्स ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिकॉज इट इज़। तो आर्बिट्रेशन जो है ये इफेक्टिव है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की साधन के रूप में, बिकॉज इट इज़ नंबर फर्स्ट established by the parties themselves and the decision is acceptable to them। अब ये दोनों पार्टी थे उन्हीं लोगों ने इसको बनाया है और उसका जो भी डिसीजन आएगा दोनों उसको एक्सेप्ट करेंगे। एंड सेकंड, रिलेटिवली एक्सपीडियस व्हेन कंपेयर टू कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स, डिलेज आर कट डाउन एंड सेटलमेंट्स आर स्पीड अप। तो अब जब भी अगर कोर्ट से या फिर ट्रिब्यूनल से हम लोग कंपेयर करें इसको, तो उसके तुलना में ये एक्सपीडिशियस है, बहुत तीव्र है, और जो कुछ भी डिले होता है सेटलमेंट में
वो सब कट जाता है, कम डिले समझिए नहीं होता है और जल्दी सब मामला निपट जाता है। फिफ्थ है कंसिलिएशन, मतलब समाधान। कंसिलिएशन इज अ प्रोसेस बाय विच representatives of workers and employers are brought together before a third party with a view to persuade them to arrive at an agreement by mutual decision between them। तो कंसिलिएशन एक प्रोसेस है बाय विच, इसके द्वारा रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स, मतलब जैसे वर्कर का हो गया यूनियन का लीडर और एम्प्लॉयर्स की तरफ से कोई भी आएगा मैनेजमेंट का आदमी, उनको लाया जाएगा। आर ब्राउट टुगेदर बिफोर द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के सामने, जैसा कि आर्बिट्रेशन में हो रहा था, विथ अ व्यू टू परसुएड देम, इस व्यू से कि उनको वो परसुएड करे, मतलब उनको मनाए समझाए, देम टू अराइव एट एन एग्रीमेंट, कि वो लोग किसी समझौता पर आ जाए, बाय म्यूचुअल डिसीजन बिटवीन देम, दोनों के आपसी समझौता के साथ। द थर्ड पार्टी मे बी वन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो जो थर्ड पार्टी है कोई अकेला व्यक्ति भी हो सकता है या फिर ग्रुप भी हो सकता है। द अल्टरनेटिव नेम ऑफ थर्ड पार्टी इज मीडिएटर्स। तो अल्टरनेटिव नेम मीडिएटर, मतलब यहाँ पे मीडिएटर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो मीडिएटर जो है दोनों पार्टी के पक्षकार को लाएगा और समझाएगा कि भाई आपसी सहमति से कुछ डिसीजन निकाल लो, इसमें राजी हो जाओ। इट मे बी स्टेटेड दैट द कंसिलिएटर हैज़ नो पावर टू फोर्स आ सेटलमेंट। ये भी इसमें आप व्याख्या किया जा सकता है कि जो मीडिएटर है उसको ये पावर नहीं है कि फोर्सली सेटलमेंट को करवाए, को मतलब अपने निर्णय को थोपे दूसरे के ऊपर, बट कैन वर्क विद द पार्टीज सेपरेटली टू डिटरमाइन देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस। लेकिन हर एक पार्टी के साथ सेपरेटली काम कर सकता है उनके पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए। एक्सप्लेन्स आ पोजीशन मोर फुल्ली टू द अपोजिशन। अब अपोजिशन में दूसरे पक्ष को जो भी पोजीशन हो एक पक्ष का उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। पॉइंट्स आउट बेसिस फॉर एग्रीमेंट दैट मे नॉट हैव बीन अपेरेंट प्रीवियसली। अब जो भी बेस एग्रीमेंट का जो पहले जो अपेयर नहीं हुआ था, जो पहले नहीं हुआ था, उसको ये बता सकता है। पॉइंट आउट बेसिस उसको उजागर करेगा फॉर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के लिए, दैट मे नॉट हैव बीन अपेरेंट प्रीवियस, जो कि पहले नहीं हुआ है। हेल्प्स इन द सर्च फॉर सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशन में ये हेल्प करेगा। एंड जनरली फैसिलिटेट्स टू रिच ऑन एन एग्रीमेंट, और फिर ये जनरली सहायता करता है कि किसी एग्रीमेंट पर पहुंच जाए। इन इफेक्ट मीडिएटर्स एक्ट एज कम्युनिकेशंस कैटलिस्ट। तो जो कम्युनिकेशन कैटलिस्ट, कम्युनिकेशन में बात करने का, कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक के जैसा ये काम करेगा। एंड देयर इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन देयर इम्पार्शियलिटी, और उसका जो इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करेगा उनका इम्पार्शियलिटी पर। एंड ऑन देयर कैपेसिटी टू विन द ट्रस्ट ऑफ बोथ पार्टीज़, और कि दोनों पार्टी का विश्वास जीत सके, इस बात के ऊपर भी वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट है 6 नंबर एडजुडिकेशन। देखिए इसका मीनिंग, एडजुडिकेशन मीन्स अ मैंडेटरी सेटलमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बाय अ लेबर कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल, कि ज़बरदस्ती सॉल्यूशन किया जाएगा किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का लेबर कोर्ट के थ्रू या फिर किसी ट्रिब्यूनल के थ्रू। जनरली द गवर्नमेंट रेफर्स अ डिस्प्यूट और एडजुडिकेशन डिपेंडिंग ऑन द फेलियर ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। तो जनरली गवर्नमेंट ऐसा कब करती है, जब कंसिलिएशन प्रोसीडिंग उसको फेल हो जाता है, तब जो पहले पिछले हमने पढ़ा गया कंसिलिएशन, अगर वो भी फेल कर गया, कंसिलिएशन के थ्रू भी समाधान नहीं हो पाया, तब आएगा एडजुडिकेशन। सेक्शन 10 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 प्रोवाइड्स फॉर रेफरेंस ऑफ अ डिस्प्यूट टू लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। तो सेक्शन 10 ये प्रोवाइड करता है रेफरेंस कि कब वो डिस्प्यूट लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल पहुंचेगा। द एक्ट ऑल्सो लेज डाउन रूल्स रिगार्डिंग द कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ लेबर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, और यही एक्ट कि लेबर कोर्ट का कंपोजिशन किस तरीके से होगा, उसका
पावर वगैरह क्या रहेगा, इन सब को ये एक्ट बताता है। डिस्प्यूट्स आर जनरली रेफर्ड टू एडजुडिकेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कंसिलिएशन ऑफिसर। अब जो ये डिस्प्यूट है ये एडजुडिकेशन तभी आएगा जब इसको रेफ़र करेगा कंसिलिएशन ऑफिसर हु हैड डील्ड विथ देम अर्लियर, जो कि पहले इसके साथ डील कर चुका है। हाउएवर द गवर्नमेंट हैज़ डिस्क्रिशनरी पावर्स टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट रिकमेंडेशंस ऑफ द कंसिलिएशन ऑफिसर। तो सारा पावर गवर्नमेंट के पास है कि कंसिलिएशन ऑफिसर का रिकमेंडेशन को या तो एक्सेप्ट कर या तो रिफ्यूज़ कर दे। इट इज़ ऑब्वियस दैट वंस अ डिस्प्यूट इज रेफर्ड फॉर एजुडिकेशन द verdict of a labor court or tribunal is binding on both the parties। तो अभी ऑब्वियसली यही है कि अगर कंसिलिएशन ऑफिसर इस केस को रेफ़र कर दिया लेबर कोर्ट में, तो अब लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल का जो भी डिसीजन होगा वो दोनों पार्टी को मानना ही पड़ेगा। The system of adjudication is the most significant instrument of resolving dispute। तो जो सिस्टम एडजुडिकेशन के सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है किसी विवाद को निपटारा करने के लिए, बट इट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड बिकॉज ऑफ द डिले इन्वॉल्व इन रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स। लेकिन इसको क्रिटिसाइज इस बात पर किया क्योंकि इसके द्वारा किसी मामला को निपटाने में बहुत लंबा समय लग जाता है। कंटिन्यूड डिपेंडेंस ऑन adjudication deprives the trade unions of their right to recognize and consolidate their strength। तो अगर ये कंटिन्यू रह गया एडजुडिकेशन के ऊपर निर्भरता, फिर डिप्राइव कर देगा ट्रेड यूनियन को ऑफ देयर राइट्स टू रिकॉग्नाइज एंड कंसोलिडेट देयर स्ट्रेंथ। इस बात में डिप्राइव करेगा कि यूनियन अपना जो राइट है उसको रिकॉग्नाइज करे और कंसोलिडेट देयर स्ट्रेंथ, और अपने स्ट्रेंथ को कंसोलिडेट करें। 7th है और ये लास्ट है कंसल्टेटिव मशीनरी। मतलब जैसे नाम से लग रहा है कुछ कंसल्टेंट आएंगे इसमें। देखिए, टुवर्ड्स द एंड इट इज़ इसेंशियल टू रेफर टू द कंसल्टेटिव मशीनरी सेट बाय द गवर्नमेंट टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। अब लास्ट में टुवर्ड्स द एंड इट इज़ इसेंशियल टू रेफर, ये इसेंशियल है टू रेफर टू द कंसल्टेटिव मशीनरी सेट बाय द गवर्नमेंट टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। तो जो कंसल्टेटिव मशीनरी वो भी गवर्नमेंट द्वारा सेट किया गया है, अगर इसको रेफर किया तो इसेंशियल मैटर हो गया। द मेन फंक्शन ऑफ कंसल्टेटिव मशीनरी इज़ टू ब्रिंग द पार्टीज टुगेदर फॉर म्यूचुअल सेटलमेंट ऑफ डिफरेंस इन अ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड गुडविल। इसका जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन इट इज़ टू ब्रिंग द पार्टीज टुगेदर, दोनों पार्टी को साथ में रहेगा फॉर म्यूचुअल सेटलमेंट ऑफ डिफरेंस, म्यूचुअल सेटलमेंट करने के लिए डिफरेंस किस बात पर हो, डिफरेंस इन अ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, जो कोऑपरेशन करने के स्पिरिट है, और गुडविल उसके डिफरेंस सेटलमेंट के लिए। अ कंसल्टेटिव मशीनरी ऑपरेट्स एट द प्लांट, इंडस्ट्री, स्टेट एंड द नेशनल लेवल्स। तो जो कंसल्टेटिव मशीनरी है ये काम करता है प्लांट में, इंडस्ट्री, स्टेट या फिर नेशनल लेवल पे। एट द प्लांट लेवल देयर आर वर्क्स कमिटीज़ एंड जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स। प्लांट लेवल पे वहाँ पे वर्क कमिटीज़ होती है और जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल होती है। बीइंग इसेंशियली बाइपार्टाइट इन कैरेक्टर, तो बीइंग इसेंशियली बाइपार्टाइट इन कैरेक्टर, ये तो बाइपार्टाइट द्विपक्षीय है। वर्क्स कमिटीज़ आर कंस्टिट्यूटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो ये जो वर्क कमेटी होती है ये द्विपक्षीय होती है, दोनों का पक्ष का ये सुनेगी। ओके, थैंक यू। तो ये हो गए सारे मेथड्स इसके।